नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। राहुल गांधी ने एक पत्र लिखा है, लंबा लेख लिखा है। इस लेख में भारत में चुनाव की स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट किया है। चुनाव पर किस तरह से भाजपा शासित शासक वर्ग ने कब्जा कर लिया है, इस कब्जे को इतनी मजबूती से पेश किया है भाजपा ने कि कोई भी पार्टी जो संसदीय मार्ग अपना रही है वह इस चुनाव के माध्यम से सत्ता तक कभी नहीं पहुंच सकती। जिस बात को राहुल गांधी आज कह रहे हैं और चुनाव में पूरी धांधली को उजागर कर रहे हैं, चुनाव आयोग के तौर तरीके चरित्र को स्पष्ट कर रहे हैं, इस चीज़ को आज से 50, 55, 60 साल पहले सीपीआई माओवादी के प्रथम महासचिव चारू मजुमदार ने स्पष्ट कर दिया था। चारू मजुमदार 1968 ईस्वी में अपने एक लेख में लिखते हैं, वो बताते हैं कि किस तरह से चुनाव एक धोखा है और चुनाव का बहिष्कार ही एकमात्र रास्ता बचता है। वो अपने लेख के अंत में लिखते हैं, विश्व क्रांति के इस युग में जब चीन में महान सरबराह सांस्कृतिक क्रांति में विजय प्राप्त हो चुकी है, दुनिया भर के लेनिनवादी मार्क्सवादी का मुख्य कार्यभार ग्रामीण क्षेत्रों में आधार स्थापित करना और सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से मजदूरों, किसानों तथा अन्य सभी मेहनतकश लोगों की एकता को मजबूत आधार पर खड़ा करना हो गया है। इसलिए क्रांतिकारी मार्क्सवादी लेनिनवादियों द्वारा दिए गए नारे चुनाव का बहिष्कार करो और ग्रामीण आधार क्षेत्र स्थापित करो तथा सशस्त्र संघर्ष के क्षेत्र बनाओ पूरे युग के लिए वैध बने हुए हैं। ये सीपीआई माओवादी के प्रथम महासचिव चारू मजुमदार का स्पष्ट कहना था। आगे वे लिखते हैं, संसदीय मार्ग पर चलते हुए दुनिया भर के क्रांतिकारियों ने सदियों से एक बहुत बड़ा रक्त ऋण जमा होने दिया है। अब इस रक्त ऋण को चुकाने का समय आ गया। लाखों शहीद क्रांतिकारियों से आह्वान करते हैं, मरते हुए साम्राज्यवाद पर जोरदार प्रहार करो और इस धरती से मिटा दो। अब दुनिया को नई तरीके से बनाने का समय आ गया है। इस लड़ाई में हमारी जीत पक्की है। ये सीएम का कहना था और ठीक यही चीज़ आज इतने साल के बाद 2025 ईस्वी में इसी बात को राहुल गांधी कहते हैं। ये अलग बात है कि वो सशस्त्र माध्यम का इस्तेमाल करने की बात नहीं करते हैं या आधार क्षेत्र स्थापित करने की बात नहीं करते हैं, लेकिन चुनाव की निरर्थकता को साफ साफ जाहिर करते हैं। राहुल गांधी अपने एक लेख, हालिया लेख में लिखे हैं, मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र। इसमें वो चरणबद्ध तरीके से बताए हैं कि चुनाव में धांधली किस तरह से होती है। इसी बात को चारू मजुमदार ने 1968 ईस्वी में स्पष्ट बता दिया था, चुनाव किस तरीके से काम करता है। बहरहाल इस लेख को काफ़ी लोकप्रियता मिली है। भारत की विभिन्न भाषाओं में ये लेख छापी गई है। उस लेख के कुछ अंश मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ था उसमें वोटों की बहुत बड़ी धांधली हुई थी और जो उम्मीदवार कांग्रेस के समर्थित थे, इंडिया गठबंधन के समर्थित थे, उनको हरा दिया गया, बाकायदा फर्जी वोटर बढ़ा करके। वो लिखते हैं राहुल गांधी, मैंने 3 फरवरी को अपनी संसद भाषण में और बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवंबर 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के संचालन के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की थी। मैंने भारतीय चुनावों की निष्पक्षता पर संदेह जताया है, हर बार नहीं, हर जगह नहीं, लेकिन काफ़ी बार। मैं छोटे पैमाने पर धोखाधड़ी की बात नहीं कर रहा, बल्कि राष्ट्रीय संस्थानों पर कब्जा करके बड़े पैमाने पर हेराफेरी की बात कर रहा हूँ। यदि पहले कुछ चुनाव परिणाम अजीब लगे थे तो 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम स्पष्ट रूप से विचित्र हैं। हेराफेरी का स्तर इतना बेताब था कि इसे छिपाने की तमाम कोशिशों के बावजूद आधिकारिक आंकड़ों से स्पष्ट सबूत सामने आए हैं जो एक कदम दर कदम रणनीति को उजागर करते हैं। किस तरीके से चुनाव में धांधली हुई है उसको चरणबद्ध तरीके से राहुल गांधी व्यक्त करते हैं। प्रथम चरण, अंपायरों की नियुक्ति के लिए पैनल में हेराफेरी।
द्वितीय चरण मतदाता सूची में फर्जी मतदाताओं को जोड़ना। तीसरा चरण फर्जी मतदाता आधार पर मतदान प्रतिशत बढ़ाना। चौथा लक्षित फर्जी मतदान से बीजेपी को बनाना। और पांचवा सबूतों का निशान छिपाना। ये 5 तरीके बताएं राहुल गांधी जिस तरीके से चुनाव का परिणाम में हेरा फेरी किया जा रहा है। उन्होंने लंबे चौड़े आंकड़े दिए हैं, वो लेख आप यहाँ कहीं मिले पढ़ सकते हैं, या अगर जरूरत महसूस हुई तो मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस लेख का लिंक। उस लेख को पूरी तरह से पढ़ लेंगे। यह कहने का मतलब स्पष्ट है कि चुनाव के माध्यम से अगर आप सरकार बदलने की बात कर रहे हैं तो जितना चारों मजेदार के समय मुश्किल था, आज के दौर में यह उतना ही असंभव हो चुका है। चुनाव के माध्यम से आप सत्ता में बदलाव नहीं कर सकते हैं, यह चीज़ साफ साफ दिखाया है। एक और चीज़ दिखाया है, वो दिखाया है अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल भी चुनाव के माध्यम से सत्ता और लोगों की ज़िंदगी को बदलने की कोशिश का एक उदाहरण पेश किए थे। पिछले दिनों जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, निश्चित तौर पर आम आदमी की पार्टी के जितने भी उम्मीदवार थे वह ईमानदार थे, बल्कि उनकी भाषा में कहें अगर हम तो कट्टर ईमानदार थे। इससे पूरी सहमति हम व्यक्त करते हैं। लेकिन जिस तरीके से उनको हराया गया इस चुनाव में, झूठे आरोप लगा करके उनको जेल भेजा गया, उनके बड़े बड़े मंत्री नेताओं तक को जेल में डाला गया फर्जी मामले में, और पूरी तरीके से नैरेटिव सेट करके उनको चुनाव में हरा दिया गया दिल्ली के चुनाव में। इसका परिणाम चाहे जनता आज जो भोगे, घर टूट जाए उनका, या फिर जो व्यवस्था उन्होंने किया था सब नष्ट हो जाए। लेकिन ये चीज़ दिखाता है कि सत्ता चुनाव के माध्यम से आप आ सकते हैं, बहुत मुश्किल से आ सकते हैं अगर आप पाएँ तो, आम आदमी पार्टी की तरह, लेकिन आप खुद को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। अब जिस तरीके से भाजपा अपने प्रोपेगेंडा का जाल फैला रही है, झूठे सीधे उल्टे सीधे आरोप लगा रही है, छोटी छोटी बातों पर लोगों को जेल भेज रही है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जैसे मामलों को लेकर के लोगों को परेशान कर रही है, और चुनाव में जिस तरह से धांधलियाँ की जा रही है जो राहुल गांधी ने अपने लेख में स्पष्ट दिखाया है। और यह नहीं कह सकते हैं दावे के साथ अब आप चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकते हैं। नेहरू ने जिस संविधान को निर्माण में योगदान दिया था, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होने का दायित्व निभाया था, उन्होंने जो राजघराने से आते थे, एक बड़े सामंत और बड़े बुद्धिजीवी घराने से आते थे, उन्होंने एक ऐसा व्यवस्था निर्मित किया था में एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन आज एक चाय वाला ने जिस तरह से देश की व्यवस्था को निर्मित कर दिया है, आज वाला तो छोड़िए, एक अपराधी ही सत्ता पर कब्जा कर सकता है, सत्ता में आ सकता है। और सत्ता का ये ढोंग जिस तरीके से आज भारत को पूरी दुनिया में हास्यास्पद स्थिति में ला दिया है, इसको बदलने का अब और कोई तरीका नहीं हो सकता है सिवा चारू मजूमदार के उन नारों के जो उन्होंने दिया था। मैं दोहरा दूँ आपको जो सीएम ने कहा था, सीपीआई माओवादी के प्रथम महासचिव, उनके शब्दों को, चुनाव का बहिष्कार करो। मैं इसी संदर्भ में एक और मुद्दे पर आता हूँ। भारत के वर्तमान शासक नरेंद्र मोदी सरकार पाकिस्तान से सबक लेते हैं, पाकिस्तान से सीखते हैं, और पाकिस्तान ही उनका जीवन का सबसे बड़ा आधार है। हम अब उदाहरण उन्हीं पाकिस्तान का जो पुराना पाकिस्तान था, अर्थात पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश बन चुका है, हम उसका देते हैं। बांग्लादेश में बहुत दिन नहीं बीते हैं जब सत्ता पर तख्ता पलट हुआ था और वहाँ की शेख हसीना को हटाकर वहाँ पर विद्रोह हुआ था। इसके पूर्व एक घटना घटी थी, और घटना ये थी कि जब इसी तरह की स्थिति जैसे नरेंद्र मोदी ने आज भारत में पैदा कर दिया है, शेख हसीना ने बांग्लादेश में पैदा किया था, वहाँ के विपक्षी पार्टियों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। उन्होंने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया था, और परिणाम ये हुआ वहाँ की जनता उग्र हो गई, और शेख हसीना जो सत्ता में बनी रही, जीतती जा रही थी, सत्ता से ही उनको पदस्थापित कर दिया गया।
भागना पड़ा देश छोड़ करके उनको, आज वो भारत शरण लिए हुए हैं। खैर, मैं ये नहीं चाहूँगा कि भारत में इस तरह की स्थिति बना हो, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती अगर है, इसे रोकना भी सही नहीं होगा, क्योंकि भारत में अब चुनाव का जो मसला है वो बहुत बड़ा सवाल हो गया है। अब विपक्षी पार्टियां भी महसूस कर रही है कि चुनाव लड़ना बहुत ही मुश्किल है। चुनाव आयोग जिस तरह से चुनावों में हेरा फेरी कर रही है, भाजपा की तरफ से बैटिंग करती है, और सवाल को जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं, चैलेंज करते हैं, तो बरसों मुकदमे चलते हैं, अंत तक खारिज हो जाते हैं और उसका कहीं कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। ईवीएम का सवाल अब बहुत दूर की बात हो गई है। ईवीएम बहुत बड़ा चीज़ नहीं रहा। अब मुख्य सवाल रहा है कि चुनाव आयोग का। राहुल गांधी लिखते हैं अपने ही लेख में, जिसमें कि प्रथम चरण में एम्पायरों की नियुक्ति के पैनल में हेराफेरी पर लिखते हैं कि 23 का चुनाव आयुक्त नियुक्ति अधिनियम ये सुनिश्चित करता है कि चुनाव आयुक्त प्रभावी रूप से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा 2:1 के बहुमत से चुने जाते हैं। क्योंकि तीसरा सदस्य विपक्ष का नेता हमेशा अल्पमत में रहता है, ये लोग उस प्रतियोगिता के शीर्ष प्रतियोगी भी है जिसके लिए एम्पायर चुने जा रहे हैं। चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश की जगह कैबिनेट मंत्री को शामिल करने का निर्णय विश्वास नहीं जगाता। सवाल पूछें, क्यों महत्वपूर्ण संस्थान में निष्पक्ष एम्पायर को क्यों हटाना चाहेगा? सवाल पूछना ही जवाब जानना है। सीधी बात है, चुनाव आयोग का शीर्ष पर नेतृत्व जो था उसको नियुक्ति ही अब सत्ता पक्ष कर रहा है, और एक निष्पक्ष जो तीसरा पक्ष था सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के, उसको हटा दिया गया है। स्वाभाविक तौर पर अब जो भी चुनाव आयुक्त बनेंगे वह सत्ता के समर्थन में बनेंगे, सत्ता के समर्थित रहेंगे, सत्ता के लिए ही काम करेंगे और सत्ता के लिए ही सारा कुछ काम करेंगे। ये बहुत बड़ा चीज़ था। फर्जी मतदाता सूची में नाम जोड़ना, हटाना, घटाना, ये तो चलता रहा पहले से ही, लेकिन अब इसको व्यवस्थित स्वरूप दिया गया है। कहने का सेंस यही है कि चुनाव आज के तारीख में एक दूर की कौड़ी बन गई है। जो लोग चुनाव के माध्यम से सत्ता बदलना चाहते हैं उनके लिए कहना होगा कि अब वो ये उम्मीद छोड़ दें। अब यही सत्ता का निर्णय है, यही भाजपा का निर्णय है कि चुनाव कोई मूल्य नहीं रखता, चुनाव बहिष्कार ही एकमात्र रास्ता बचता है। यह कब सीखेगी भारत की विपक्षी पार्टी नहीं जानता, लेकिन अगर मोदी सरकार पाकिस्तान से सीख रही है, पश्चिमी पाकिस्तान से सीख रही है, तो भारत के विपक्ष को पूर्वी पाकिस्तान से यानी बांग्लादेश से सीख लेना चाहिए। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।